So this video is actually related to KYC AML updations। तो नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस को आरबीआई के द्वारा चेंज किया गया है। सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन दी थी KYC AML से रिलेटेड, एंड अब यहां पर कुछ एक चेंजेस किए गए हैं इन दीज पर्टिकुलर गाइडलाइंस। लेट्स हैव अ लुक एट इट बिकॉज KYC का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने फाइनेंसिंग अगेंस्ट टेररिज्म को भी रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकना है, ताकि बैंकिंग चैनल में ऐसा काला धन ना आ पाए। तो उसके रिलेटेड गाइडलाइंस दी जाती हैं। एंड आप टाइम टू टाइम सुनते भी होंगे कि बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लग गई, इस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी, उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी, एंड करोड़ ऑफ अमाउंट में ये पेनल्टी जो होती है वो लगती रहती है, क्योंकि इन गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया जाता। यही कारण है कि ये गाइडलाइंस को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, JIB CIB की तैयारी कर रहे हो, प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिग इनटू इट एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सो पहली चीज जो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो मास्टर गाइडलाइंस थी KYC से रिलेटेड, वो हमें फरवरी 25 2016 को देखने को मिलती है, जिनको टाइम टू टाइम यहां पर अमेंड किया जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि इनको अमेंड नहीं किया जाता, इनको अमेंड भी किया जाता है। एंड जो एंटिटी को यहां पर गाइडलाइंस को फुलफिल करना होता है उसको हम कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटी। जैसे मान लीजिए बैंक है यहां पर, एंड ये बैंक जो है इसने गाइडेंस को फुलफिल करना है यहां पर। तो इस सिनेरियो में जो बैंक होगा, दिस इज अ रेगुलेटेड एंटिटी ओवर देयर, जिसको अपने कस्टमर्स का KYC करना पड़ेगा। एंड ये बैंक जो है ये परफॉर्म करते हैं एक टास्क को, जिसको हम कहते हैं CDD, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि CDD क्या होता है, गाइडलाइंस कैसे कंप्लीट होती हैं, तो उन सभी चीजों को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो होता है ये पर्टिकुलरली होता क्या है, व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, राइट। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है, लेट्स से केस आपके पास एक पर्सन यहां पर विजिट करता है एंड वो अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, ठीक है। तो उस पॉइंट के ऊपर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर्सन जो होगा, आपको उसकी आइडेंटिटी को जानना है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि ये वही पर्सन है कि जिसके बारे में शोकेस कर रहा है, एंड साथ के साथ उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई भी करना है। एंड ये आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से करना पड़ेगा, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी एंड उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। दैट इज द CDD, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब इसमें दो टर्म्स हमने ज्यादा यहां पर उनको पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है। वन इट्स रिलेटेड टू द कस्टमर, द अदर वन इट्स रिलेटेड टू बेनिफिशियल ओनर, राइट। तो इनको भी टर्म्स को आगे जाकर के समझेंगे। अब ये प्रोसेस जो होता है एक्चुअल में इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया जा रहा, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए नहीं किया जा रहा, एंड साथ के साथ ये अपने सिस्टम की, यानी कि पूरी की पूरी जो बुनियाद है फाइनेंशियल सिस्टम की, उसको भी सेफगार्ड करता है, उसकी इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है। अगला जो पॉइंट है रिलेटेड टू वही पॉइंट कि बेनिफिशियल ओनर एक्चुअल में होता कौन है। बेनिफिशियल ओनर एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है जो कि ओनरशिप के बेनिफिट को यहां पर ले रहा है। लेट्स से केस कोई कंपनी है यहां पर XYZ, अब इसका अकाउंट ओपन होता है। अब यहां पर बेनिफिशियल ओनर्स के कौन स्टेक होल्डर है मेजरली, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो एक अकाउंट को ओपन करने के लिए जो पर्सन एक नेचुरल पर्सन नहीं है, चाहे वो एक कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे ट्रस्ट है, HUF है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी हो जाता है, ताकि हम CDD के प्रोसेस को, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस को यहां पर अल्टीमेटली इंपैक्टफुल इसको जान पाए, इसको समझ पाए, पूरा कर पाए, राइट। दूसरे जो और पॉइंट्स यहां पर समझने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू कि जब भी रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब PEP यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के साथ अपना ऑपरेशनल बिहेवियर एस्टैब्लिश करती है, यानी कि कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, उस टाइम के ऊपर चाहे वो PEP यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एज एन इंडिविजुअल कस्टमर आपके साथ आया है, या फिर वो एज अ बेनिफिशियल पर्सन आपके पास आया है, आपको CDD ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि PEP के केस में रिस्क फैक्टर जो रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो REs के पास यहां पर, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी के पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसके थ्रू वो डिटरमाइन करेंगे कि ये जो पर्सन है इसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ये जो बेनिफिशियल ओनर है ये पर्टिकुलरली हमें इसका अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना है, एंड साथ के साथ RE यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी के पास ऐसे तरीके भी होने चाहिए, ऐसा उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे जिनके थ्रू वो यहां पर सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड वेल्थ को एस्टैब्लिश कर पाए कि ये जो पैसा आ रहा है ये कहां से आ रहा है, राइट। एंड फर्दर
पीईपी का अकाउंट अगर आपने ओपन करने का ठान ही लिया है तो पीईपी का जो अकाउंट आप ओपन करेंगे वो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप वो अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एंड ये जो मॉनिटरिंग होती है ना पीईपी अकाउंट्स की, ये बेसिकली जो भी मॉनिटरिंग होती है केवाईसी के अंदर, ये आपकी ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग होती है। इट्स नॉट द केस कि एक बार मॉनिटरिंग हो गई तो डन है, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, राइट। एंड फर्दर इन केस आपके पास जो एग्जिस्टिंग आपका कस्टमर था, लेट्स से इसके पहले वो नॉर्मल कस्टमर था लेकिन अब वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन बन गया है, उसके केस में भी आपको प्रॉपर एक कह लीजिए एक आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट से, उस पर्सन से बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से पहले, राइट। अब आरबीआई सर्कुलर क्या कहता है इसके बारे में उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर पीईपी की जो डेफिनेशन है यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी वो यहां पर सेक्शन 3 में दी गई थी। सेक्शन 3 जो है वहां पर गिवन थी। अब इस सेक्शन को तो यहां से रिमूव कर दिया इन्होंने। अब यहां पर बेटर क्लैरिटी के लिए इन्होंने डेफिनेशन जो थी पीईपी से रिलेटेड, ये सेक्शन 41 जो है उसके अंदर मास्टर डायरेक्शंस यहां पर दे दी गई हैं, ठीक है। अब उनके बारे में समझते हैं। अब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन होता है? ये पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जो कि मान लीजिए फॉरेन कंट्री से है, इंडिया में यहां पर पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहा है या एम्बेसी के तौर पर काम कर रहा है, वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके पास जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनके हेड हो गए, यूनियन गवर्नमेंट्स के हेड हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हेड्स हो गए, वो हो गए। इसके अलावा जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर गवर्नमेंट या फिर जुडिशियल पर्संस हैं या जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं इवन, उनको भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। एंड फर्दर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं स्टेट ऑन्ड कॉर्पोरेशंस के, स्टेट ऑन कॉर्पोरेशंस की या जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल्स हैं उन सभी को भी पीईपी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। नाम आपके सामने हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया, जितने भी यहां पर ये सभी पर्संस क्या हैं, दीज आर द पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो नए रूल्स हैं वो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखा गया कि यहां पर इवन पब्लिक फंक्शन के तौर पर जो फॉरेन कंट्री से यहां पर बंदे हैं उनको भी इसी में शामिल कर लिया है। जो सेक्शन 3 है उसको रिमूव कर दिया गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसको यहां पर क्रॉस कर दिया गया है एंड जो भी रेलेवेंट सेक्शन थे जहां पर उस सेक्शन को क्रॉस रेफरेंस दिया गया था उनको अपडेट कर दिया गया है। तो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई होप कि आपको यहां पर ये अपडेट पसंद आया होगा। आपको ऐसे अगर आपसे अपडेट्स चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियो। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video.